हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 एग्जाम 2023 के लिए साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस का चौथा पार्ट है। इससे पहले अगर आप सभी पार्ट को नहीं देखे हैं ना, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सभी पार्ट को बारी बारी से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग ऐसे ऐसे ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के बोर्ड परीक्षा में 100% ये सभी प्रश्न है 100% लड़ेगा। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो ये साइंस के वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें हम लोग 40 अत्यंत महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए। ये सभी प्रश्न आपका जो है ना एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569, ठीक है। इस नंबर को आप लोग सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी आज का टेस्ट नहीं दिए तो जल्दी से जाइए, वेबसाइट पे टेस्ट चल रहा है, वेबसाइट पे जाकर जो है ना फटाफट से आज का टेस्ट को दे दीजिएगा। और दोस्तों, एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोग लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो फ्रेंड फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड, प्रश्न को देखिएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि समय बदलने के साथ साथ दिष्ट धारा में क्या बदल सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे परिमाण या फिर कुछ भी नहीं, और ऑप्शन सी है दिशा या फिर परिमाण तथा दिशा दोनों। तो फ्रेंड है, समय बदलने के साथ दिष्ट धारा में जो है ना परिमाण बदल सकता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चंस को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और एक एक क्वेश्चंस का आंसर जो है ना आपको लाइव चैट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे हमको ये पता चलेगा कि आप जो है ना बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे सीएनजी का या फिर एलपीजी का या फिर बायोगैस का या फिर कोयला का। तो फ्रेंड, खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में हम लोग एलपीजी, कोयला और इनके साथ साथ बायोगैस ईंधन का उपयोग करते हैं, लेकिन ये सीएनजी का उपयोग जो है ना हम लोग ईंधन खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं करते हैं, क्योंकि ये सीएनजी जो होते हैं ना, ये वाहनों के ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, ये एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। क्या कराएगी, निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड, आप लोग को पता होना चाहिए डेनमार्क को जो है ना पवनों का देश कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया मीथेन गैस या फिर ऑक्सीजन गैस, और ऑप्शन सी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो फ्रेंड है, आदर्श ईंधन से जो है ना कौन सी गैस निकलती यानी कि उत्सर्जित होती है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड, आदर्श ईंधन से जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब क्या होते हैं? अक्रिय गैस होते हैं, ठीक है। ये सब गैस में कुछ त्रुटि होता है, इसी को हम लोग आदर्श गैस माना जाता है। तो आदर्श गैस में से मतलब कौन सा ईंधन उत्सर्जित होती है? तो ना तो मीथेन, ना तो ऑक्सीजन, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो नाइट्रोजन गैस या फिर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है आदर्श ईंधन से। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड, प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये कराए कि आदर्श ईंधन के प्रति एकांक द्रव्यमान से मिलने वाले ऊर्जा का मान होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ज़्यादा या फिर कम, और ऑप्शन सी है समुचित या फिर कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड, आदर्श ईंधन के प्रति एकांक द्रव्यमान से मिलने वाले ऊर्जा का मान जो है ना ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड, प्रश्न यह है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अम्लीय या फिर क्षारक, और ऑप्शन सी है लवण या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड, जो धातु होते हैं ना, इसके जो ऑक्साइड होते हैं ना, क्या होते हैं? क्षारकीय प्रकृति का होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, जो धातु होते हैं ना, इसके ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति का होता है। साथ में इस भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है
तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में किसे रसायनों का राजा कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल का राजा किसे कहा जाता है, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, तो H2SO4 को जो है ना मतलब रसायनों का राजा कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये H2SO4 क्या होता है, एक तरह का सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कॉस्टिक सोडा है। ये भी प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहाँ पे आप सबको बताना है कि कॉस्टिक सोडा जो है ना एक तरह का क्या होता है, NaOH होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि निम्नलिखित में से क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्षारीय प्रकृति का कौन होता है वही आपको बताना है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो Na2O है ना, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि निम्नलिखित में से तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है, यानी कि कौन जो है ना तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो कॉपर या फिर जिंक, और ऑप्शन सी है Hg या फिर Ag। ठीक है, तो फ्रेंड तनु अम्ल से जो प्रतिक्रिया करके जो हाइड्रोजन मुक्त करता है ना, Zn करता है, यानी कि जिंक करता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, यानी कि यहाँ पे जो नेचुरल रबर होता है ना, किसका पॉलीमर होता है, आइसोपिरिन का या फिर ब्यूटाइन का या फिर ड्यूपिरिन का, और ऑप्शन डी है एसिटिलीन का। ठीक है, तो प्राकृतिक रबर जो बहुलक होता है ना आइसोपिरिन का होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि ध्यान से देखिएगा, क्या करा है कि एथिलीन का अणु है। ठीक है, तो यहाँ पे एथिलीन का जो अणु होगा ना क्या हो जाएगा, पिरामिडल या फिर समचतुष्फलकीय या फिर एक रैखिक, और ऑप्शन डी है समतलीय। ठीक है, तो एथिलीन का जो अणु होता है ना समतलीय होता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफ़ी सारे प्रश्न इसी वीडियो से आने वाला है, इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या करा है कि किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा आवर्त है जो जिसमें जो है ना सबसे अधिक तत्व यानी कि एलिमेंट होते हैं। ऑप्शन ए में आपको दे चौथा आवर्त में या फिर पांचवा आवर्त में या फिर छठा आवर्त में या फिर सातवां आवर्त में। ठीक है, तो फ्रेंड जो सबसे ज़्यादा आवर्त होते हैं, आवर्त कितने होते हैं, मतलब आवर्तों की संख्या 7 होता है, तो सबसे ज़्यादा आवर्त किस आवर्त में सबसे ज़्यादा तत्व पाए जाते हैं, तो छठा आवर्त में जो ना सबसे ज़्यादा एलिमेंट यानी कि तत्व पाए जाते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है। ठीक है, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कैल्शियम या फिर बेरिलियम, और ऑप्शन सी हीलियम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ लिथियम। ठीक है, तो फ्रेंड शून्य वर्ग का जो तत्व होगा ना कौन होगा, हीलियम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि न्यूलैंड के अष्टक नियम कब दिया था। ठीक है, यानी कि न्यूलैंड ने अष्टक नियम का प्रतिपादन कब किया था, तो फ्रेंड सन 1893 ईस्वी में किया था। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड प्रश्न ये है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है ना कौन होता है, हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है, तो पत्तियों को जो है ना प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। साथ में इसे भी आपको याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग यहाँ पे कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। तो किसका उपयोग जो है ना सामान्यतः कोशिका के द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एमिनो अम्ल या फिर वसा अम्ल या फिर ग्लूकोज, और ऑप्शन डी है सुक्रोज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसका उपयोग जो है ना कोशिका के द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, तो ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड प्रश्न यह है कि जल तथा घुलनशील लवण का मूलोरोम
से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस कत्तक द्वारा संपन्न होती है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जल तथा घुलनशील लवण का मूलरम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस कत्तक के द्वारा संपन्न होती है? तो जाइलम के द्वारा संपन्न होती है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 19वां प्रश्न क्या करा है कि बीज रहित पौधे के उत्पादक में कौन सहायक होते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बीज रहित पौधे के उत्पादन में जो सहायक होते हैं ना, कौन सहायक होते हैं? साइटोकाइनिन या फिर ऑक्सिन या फिर जिबरेलिन्स या फिर ऑक्सिन एवं साइटोकाइनिन, ऑक्सिन एवं जिबरेलिन्स दोनों, ठीक है। तो फ्रेंड बीज रहित पौधे में उत्पादन में जो सहायक होते हैं ना, कौन सहायक होते हैं, वही आपको बताना है, ठीक है। तो ऑक्सिन एवं जिबरेलिन्स दोनों सहायक होते हैं, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 20वां प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या करा है कि निम्नलिखित में एक क्रिया जाति को कायम रखने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वृद्धि या फिर जनन, और ऑप्शन सी अनुक्रियता या फिर श्वसन, ठीक है। तो फ्रेंड एक क्रिया जाति को कायम रखने के लिए जो आवश्यक होता है ना, क्या होता है? जनन होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21वां प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, क्या कराए कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध किससे है? ठीक है। तो अफ्रीकी मानव का जो सबसे निकट संबंध होता है ना, चिंपैंजी होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से जो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफ़ी सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 22वां प्रश्न क्या कराए कि उस पौधों का नाम बताइए। यहाँ पे आपको बताना है कि उस पौधे का नाम बताइए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे, ठीक है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपका धान का पौधा या फिर गेहूं का पौधा या फिर मटर का पौधा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड मटर का पौधा है जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि तापमान, वर्षा, पवन आदि है पर्यावरण के। तो फ्रेंड तापमान, वर्षा, पवन आदि ये सभी क्या होते हैं? पर्यावरण के क्या होते हैं? वही आपको बताना है, ठीक है। ये सभी जो पर्यावरण के होते हैं ना, क्या होते हैं? भौतिक कारक होते हैं, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 24वां प्रश्न को देखिएगा क्या कराएगी, सिंचाई के लिए पौधों के ठीक जड़ के समीप जल पहुँचने की विधि कहलाती है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। तो फ्रेंड जब हम लोग सिंचाई करते हैं ना, तो पौधे के ठीक जड़ के नज़दीक जल पहुँचने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, वही आपको बताना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? टपकन सिंचाई करते हैं इसे हम लोग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 25वां प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये कराए कि परमाणु बम के ऊर्जा का स्रोत है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एटॉमिक बम के जो ऊर्जा का जो स्रोत है ना, क्या है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड परमाणु बम के ऊर्जा का जो स्रोत होगा ना, क्या होगा? केंद्रीय विखंडन ऊर्जा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो फ्रेंड वसा का जो पाचन होता है ना, किसके द्वारा होता है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे पेप्सिन है, टाइलिन है, एमाइलेज है या फिर लाइपेज है। तो पेट में यानी कि अमाशय में जो वसा का पाचन होता है ना, किसके द्वारा होता है? लाइपेज के द्वारा होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये कराए कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, ठीक है। तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना, उसमें जो पौधे का जो स्थानांतरण होता है ना, किस रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 28वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। तो फ्रेंड पादप अपशिष्ट संचित क्या होते हैं? पत्तियों में होते हैं या फिर छाल में या फिर कोशिका रिक्तिकाओं में या फिर इनमें से सभी में, ठीक है। तो फ्रेंड पादप अपशिष्ट संचित जो है ना किस किस में होते? पत्तियों में होते हैं, छाल में होते हैं, कोशिका रिक्तिकाओं में होते हैं, यानी कि ये सभी में होते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है।
तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 29वां प्रश्न क्या करा है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30वां प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न जनाब के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। क्या करा है कि आँख व्यवहार करता है, ठीक है। तो आँख जो व्यवहार करता है ना, हमारे आँख में उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। यानी कि हमारे आँख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का, ठीक है। इसे आपको साथ में याद होना चाहिए। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग जो है ना 30 प्रश्न ही सिलेक्ट किए थे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 30 प्रश्न में से आप लोग को कितना प्रश्न का श्योर सटीक आंसर याद था। और दोस्तों इसका पीडीएफ जो है ना हम अपने वेबसाइट में फ्री में देने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569, ठीक है। इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है, जो भी विद्यार्थी आज का ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए ना, तो वेबसाइट पे चल रहा है टेस्ट है, तो जल्दी से फटाफट से टेस्ट को दे दीजिएगा। और इसका राइट आंसर क्या लगता है जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित कौन करता है। कॉर्निया करता है, या फिर लेंस करता है, या फिर पुतली करता है, या फिर आइरिस करता है। तो इसका राइट आंसर जो भी लगता है ना, आप लोग जल्दी से फटाफट से कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इनके साथ साथ दोस्तों वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जितने भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आपका स्टडी ग्रुप होगा ही आपका व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, या फिर फेसबुक ग्रुप में, या फिर आपका जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप जो भी यूज करते हैं, तो उसमें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं जल्दी अगले क्लास में। थैंक यू। जल्दी से जाके वेबसाइट पर टेस्ट दे दीजिए दोस्तों।